नमस्कार, सुस्वागतम। आज मुझे आप सबके खिले हुए चेहरे और इंथुजियास्टिक लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग सब इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए यहाँ पर इस हॉल में हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। देखिए, कुछ वर्षों पहले अमिताभ बच्चन का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर आर टू इंडियाज, दो भारत हैं। तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि दो भारत हैं इंडिया में। मैं बाकी पॉलिटिकल और सोशल उस तरह की बात नहीं करूंगा। विल टॉक प्योरली एजुकेशन और प्योरली एजुकेशन से रिलेटेड उसके प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस। नो फ्लफ, नो टाइम पास, सीरियस टॉक। तो हम लोग जब दो इंडिया की बात करते हैं तो एक इंडिया वो है जो एजुकेशन में 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करता है, एआई की, कोडिंग की, रोबोटिक्स की और बहुत फैंसी एजुकेशन का जो कैरेक्टर बिल्डिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट, इन सब की बात करता है। करना भी चाहिए और उस तरह की बात एग्जीबिशन हॉल में दो ऑडिटोरियम है, वहां पर वही हो रही है। एक इंडिया वो है और एक इंडिया यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं जहां पर हम बात करेंगे द अदर पार्ट ऑफ एजुकेशन, जहां पर मार्क्स की लड़ाई है, नंबरों की, जहां पर रैंक की रेस है। जो लोग सिर्फ मार्क्स और नंबरों के पीछे क्रेजी हैं और उनके लिए दूसरी दुनिया है, स्कूल की दुनिया से अलग, कोचिंग की दुनिया। एक तरफ हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, एक तरफ हम बात करते हैं 2047 के विकसित भारत की। करना भी चाहिए। हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग अगर नहीं करेंगे तो करेगा कौन? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं तो आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये जो दो इंडिया हैं, एक तरफ 360 डिग्री डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग और एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग और जो नए नए इनोवेशन है, जो 2047 में वर्ल्ड जिस तरह का होगा उसकी बात करने वाले लोग हैं वहां पर। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे रियलिटी, हकीकत में हो क्या रहा है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, 6 साल हो गए। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो शायद हम रेंग भी नहीं रहे हैं, 2 कदम भी नहीं चले। अचीवमेंट की बात करें तो शायद अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी अचीव नहीं हुआ है और जो हुआ है वो ऊंट के मुंह में जीरा, शायद इतना ही कह सकते हैं। 2047 में तो पहुंचेंगे ही हम। अब वो कैसे पहुंचेंगे? क्या हम इस तरह से मार्क्स के पीछे? देखिए, 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कहां होगी? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्या बच्चा वहां पर है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज स्कूल में बच्चा है ही नहीं। बच्चा पैरेलल में एक इंडस्ट्री चल रही है जहां पे नंबरों की दौड़ है, जहां पे रैंक की है, जहां पर लोगों को हायर एजुकेशन में एंट्री मिलने वाली है, जहां पर जॉब्स मिलने वाले हैं। उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ बच्चा जा रहा है। स्कूल्स आर डेजर्टेड। स्कूल का बच्चा स्कूल में नहीं है, कॉलेज का बच्चा कॉलेज में नहीं है। यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर या जहां भी उसको करनी होती है, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर करने लग जाता है।
हमारा स्कूल का बच्चा, उसको मेडिकल इंजीनियरिंग करनी है, CUET करनी है, क्लैट करनी है, CA फाउंडेशन या जो भी करना है उसके लिए वो क्लास 6th से कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहा है। Schools have become dummy for the name's sake. अटेंडेंस करने के लिए बच्चे को वहां जाना है। जाना क्या है, बस नाम लिखा हुआ है उसका। We are the facilitators. हम में से ही कुछ लोग हैं एजुकेशन में जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल्स चला रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, ओनर्स हैं, डायरेक्टर हैं। हमने एक नेक्सस का पार्ट अपने आप को बनने दिया है। कोचिंग इंडस्ट्री तो एक बिजनेस हाउस है, बहुत बड़ा एक गेम है। पैरेलल में वो हमारे साथ खड़े हुए with lot of affiliations, registration, more than 40 kind of licenses and approvals. हम यहाँ पर बैठे हैं and we have surrendered ourselves. Walkover दे दिया है हमने कोचिंग इंडस्ट्री को and we have accepted to become dummy by choice. हम लोगों ने अपने आप को डमी बना लिया है। बहुत सारे स्कूल्स आज अटेंडेंस के लिए रह गए हैं और अटेंडेंस के साथ में प्रैक्टिकल जब एग्जामिनेशन होती है, मैं इसका पार्ट हूं, मैं देख रहा हूं बहुत गहराई से। मैं स्कूल एजुकेशन में हूं, मैंने कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली वॉच किया है। आई हैड बीन एसोसिएटेड विद द कोचिंग इंडस्ट्री, मैं बहुत बारीकी से उसको जानता हूं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हमारे स्कूलों में होते हैं 12th क्लास में। बच्चा 11th और 12th में स्कूल में आया ही नहीं, लैब की उसने शक्ल ही नहीं देखी, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में उसको 30 से नीचे नहीं मिलेंगे। वी गारंटी, स्कूल्स वाला गारंटी कि आपको 30 में से 30 मिलेंगे। आपको शायद ये हार्श रियलिटी पता है या नहीं, मुझे नहीं पता। द कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया इज कोटा। वहाँ पे बने बनाए रिकॉर्ड्स सेल होते हैं, बच्चों को मिल जाते हैं। दे डोंट हैव टू राइट द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स ऑल्सो, बाजार में मिलते हैं। एग्जामिनर आता है, उसके साथ में सारा सब कुछ मैनेज हो जाता है, फुल मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ नॉट ओनली कोटा, सीकर। आई एम फ्रॉम राजस्थान। सीकर के पड़ोस में झुंझुनू इज वन ऑफ द स्मॉल टाउन। पिलानी का नाम तो आपने सुना होगा। पिलानी इज इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हूँ। सीकर हमारे बिल्कुल पास में है, मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ। वहाँ आसपास के सारे स्कूल्स सिक हो चुके हैं, स्कूल्स में बच्चा है नहीं। तो दैट इज द सेकेंड इंडिया, दूसरा इंडिया वो है। और मुझे बहुत पेन होता है, दर्द होता है। आई एम इनटू द एजुकेशन सेक्टर फॉर लास्ट 43 इयर्स। 1983 से मैं एजुकेशन में हूं। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मैंने वहां पैदा होने के बाद वहीं पे एजुकेशन लिया। उस वक्त वहां पर मैं देखता था कि कोचिंग क्लासेस बहुत फ्लॉरिश कर रही थी। वहां पर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का उस वक्त प्रचलन था, बिफोर 1983 की बात कर रहा हूं मैं। साइंस कोचिंग उस वक्त होती नहीं थी, क्योंकि साइंस में उस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग में 12th के मार्क्स के बेसिस पर एंट्रेंस हो जाता था। तो वो बहुत अट्रैक्ट करती थी मुझे कि कोचिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, एंड आई बिगिन माय करियर विद कोचिंग इंडस्ट्री ओनली। For 10 years, I was running a coaching institute and then switched over to formal education schooling में। दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए यहाँ पे एक अथॉरिटी के साथ में विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पे खड़ा होकर तो बात कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत पेन है, और इतना गहरा पेन है कि हम एजुकेशन में कर क्या रहे हैं। क्या हमारी वॉइस है? क्या हमारी वॉइस कहीं सुनी जाती है? क्या हम कहीं वॉइस रेज करते हैं, या हम चुपचाप हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो
उसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वी आर पार्ट ऑफ दैट नेक्सस। कब आएंगे बाहर, कैसे आएंगे, कौन लाएगा बाहर? गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार और सरकार की नीतियां। आपको क्या लगता है ये सब बातें सरकार को पता नहीं है? आई रिप्रेजेंट नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस। उसका मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूं। अर्लियर आई वॉज हेडिंग राजस्थान स्टेट हेड ऑन बिहाफ ऑफ नीसा। हम लोग बहुत पिछले 7-8 साल से फाइट कर रहे हैं। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पे बहुत बड़ा इवेंट किया था, लोगों को पूरे इंडिया से लोग आए थे। अभी रिसेंटली हम लोग विनीत जी जोशी जो एजुकेशन के सेक्रेटरी, उनको ये कोचिंग इंडस्ट्री की 11 मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया है, ये बोल के कि इसके बारे में आप रिकमेंडेशंस दो और आप तैयारी करो। वी मेट हिम। हमारा रिप्रेजेंटेशन नीसा की तरफ से उनके पास गया और उनको हमने सारी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस बताए। अब मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए कि सरकार कितना सीरियस है इस बात को लेके। दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है, लेकिन बैक डोर से दे हैव द मीटिंग्स विथ कोचिंग इंडस्ट्री। दिन में हम लोग मिल लेते हैं, शाम को दिन के जाने के बाद अंधेरे में उन लोगों से भी मिलते हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हम सिद्धांत की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम पेरेंट्स की बात करते हैं। उनके पास शायद देने को बहुत कुछ है। हमारी बात में ही रह जाती है। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, आज जो पॉलिसी बनती है जो एजुकेशन को लेकर के, वो आप देखिए बनती है कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। एवरी डे, एवरी ईयर जो स्कूल एजुकेशन है वो साइडलाइन में हाशिए पर चला जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है। अब ऐसे कितने लोग हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स में हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप सीबीएसई में इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को अगर 99% भी टोटल एग्रीगेट में आ गए, तो क्या उस मार्कशीट के बेसिस पर उसको दिल्ली की यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन मिलता है, या उसको CUET कोई अलग से एग्जाम देनी होती है? आपके बच्चे को अगर उसको 99% मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 है, तो भी क्या उसको नीट में या JEE में, IIT में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है? आपकी उस मार्कशीट की वैल्यू क्या है? उसकी कीमत क्या है? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए? बहुत बड़ा कियोस हो रहा है अभी इस समय इंडिया में नीट पेपर लीक को लेकर के, और दूसरा उसको ओवरलैप करने के लिए हमारा OSM आ गया। नीट साइड में रह गया, OSM ऊपर आ गया। अब OSM आ गया, बच्चों का रिजल्ट आ गया, हमारी भी स्कूल का रिजल्ट आया था, हमने वी सेलिब्रेटेड दैट रिजल्ट। लेकिन बाद में पता चला कि लोग तो खुश नहीं है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, OSM का एक बड़ा इशू बन करके आ गया। आई एम विद स्टूडेंट्स। किसी के साथ अन्याय हुआ है तो नहीं होना चाहिए, एरर है, गलती है, तो वो ठीक होनी चाहिए। मैं उसका बिल्कुल वकालत करूंगा, उसकी एडवोकेसी करूंगा। लेकिन अगर 2, 5, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स बढ़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बताओ तो सही मुझे। आज जो मार्क्स उसके हैं वो नहीं है, कुछ बढ़ भी गए तो क्या हो जाएगा? केवल उन स्टूडेंट्स की बात चल रही है जिनको जेईई के लिए रिक्वायर्ड 75% नहीं आए। ये दर्द उनका ज्यादा है।
क्योंकि वो स्कूल में पढ़े नहीं, वो तो कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़े थे, वहां उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको ऐसा लग रहा है कि जेईई में मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, यहां नहीं कर पा रहा हूं। ये दर्द उनका ज्यादा है। अदरवाइज अगर मान लीजिए सीबीएसई में किसी के कुछ नंबर कम आए, कुछ ज्यादा आए, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उसका सिलेक्शन कहीं पर भी अगर होना है तो उसका होना है नीट पर, जेई पर, सीयूईटी पर, क्लैट पर और आईपी मैट और जो जो ब्ला 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 इतनी एग्जाम्स हैं जिनसे उनका हायर एजुकेशन में एडमिशन होना है। 12th की एग्जाम में देता हूं और बोर्ड मुझे सर्टिफाई करता है, एग्जिट करता है, मुझे सर्टिफाई करता है कि 12 साल, उससे पहले के भी 3 साल, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, व्हाटएवर यू कॉल इट, किंडरगार्टन, 3 साल प्री स्कूल एंड 12 साल बोर्ड की क्लासेस, 15 साल में स्कूल में पढ़ता हूं। बोर्ड उसको सर्टिफाई करता है और उस सर्टिफिकेट की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। वी आर नॉट डमी, द स्कूल्स आर नॉट डमी। मैं क्लियर कट बोल चुका हूं, मेरे वीडियोस हैं, मैंने लेटर लिखे हैं, सीबीएसई बोर्ड इज डमी। We are not dummy. We are forced to be dummy. हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? ये बहुत बड़ा दर्द लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूं और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वो आग कहीं तेरे सीने में या मेरे सीने में, पर कहीं आग जलनी चाहिए और इस बात को हम आगे ले जाएं। हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करें। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड करें, बेल आइकन दबाएं। इतना तो कर ही सकते हैं घर बैठ करके, इतना तो कर ही सकते हैं। या तो कुछ बोले, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करें। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ओएसएम पे बोल रहे हैं बहुत सारी बात। मैं कभी नहीं बोला ओएसएम, कोचिंग पे आज भी बोल रहा हूं, पिछले 7-8 साल से बोल रहा हूं। मेरे वीडियोस हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में हैं, शिक्षा के नाम से मेरा अपना चैनल है, मीसा की प्लेटफॉर्म पर मेरे वीडियोस हैं। खुल के बोलता हूं, एकदम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, खुल के बोलता हूं। किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं चलूंगा आपको लेकर के एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे हम। स्लाइड्स के ऊपर देखिए, ये देखिए क्या है, वी हैव टू री इंजीनियर द एग्जामिनेशन एंड इट्स इंटीग्रिटी। आज एग्जाम की शुचिता, पवित्रता खत्म हो चुकी है। ओएसएम की बात नहीं है, नीट पेपर लीक की बात नहीं है, मैं बात और बहुत गहराई में, जड़ में प्रहार करूंगा मैं। और यहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि लोगों को इस्तीफा दो, ट्रांसफर करो। हमारे कुछ सीबीएसई अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। क्या होगा? रामलाल जाएगा, श्यामलाल आ जाएगा, कोई तो आएगा वहां पर। होगा क्या? क्या आदमी से फर्क पड़ रहा है? और अगर आदमी से फर्क पड़ रहा है, उसने कोई करप्शन किया है, उसने कोई गलत डिसीजन लिया है, उसने कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी जांच करो और उसको सजा दो। ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। अगर उसको सजा देनी है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करो और उसको हमेशा के लिए नौकरी से निकालो और जो खर्च लगा है पूरा वसूल करो, तब तो सजा है। ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। एक जगह से गया दूसरी जगह बैठ गया, जो यहां किया वो वहां करेंगे, यहां का एक्सपीरियंस वहां काम आएगा। दिक्कत तो कोई है नहीं ना। तो पर्सन चेंज करना, पीपल चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आई एम द एडवोकेसी मैं करने के लिए यहां आया हूं। चेंज द पॉलिसी, सिस्टम को बदलो, नॉट द पीपल, नॉट द पर्सन। और उस सिस्टम को बदलने के लिए अभी हमें आना है इस समय क्राइसिस से। मैं जिसको कहता हूं एजुकेशन में इस समय इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी, आपातकाल चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है। हिंदी में संक्रमण काल कह दो, आपातकाल कह दो, इमरजेंसी चल रही। इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या हो गया?
सब बेचारे एकदम स्टूडेंट्स आज जो इतने निराश होकर के बैठे। री एग्जाम, दोबारा एग्जाम देना क्या इतना आसान है? क्या यूं मजाक है क्या दोबारा एग्जाम दे देना? उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी जरा सोचो। कई तो स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं री एग्जाम के नाम पर, और मैं यहां पर खड़ा होकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी तो रिजल्ट आने दीजिए सेकंड नीट का, और क्या होगा कल्पना कीजिए जरा। जिसका पहले नीट में हुआ था सेकंड नीट में अगर नहीं हो पाएगा किसी कारण से, तो उस पर क्या बीतेगी जरा सोचिए आप। यू जस्ट इमेजिन। इतना आसान नहीं है री एग्जाम कर देना, करवा देना। उन्होंने कह दिया फीस नहीं लेंगे दोबारा, और जो ली थी वो 700 रुपए भी वापस कर देंगे। हमारी कीमत, हमारे बच्चों की कीमत 700 रुपए है। 700 रुपीज आप नहीं लेके मेरी री एग्जाम करवा रहे हो और 700 मुझे रिटर्न कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। क्या ये दर्द नहीं होना चाहिए आपके और मेरे अंदर? हमारी कीमत 700 रुपए है। अब आप आगे देखिए कि हमें क्या करना है कि जो केओस हो रहा है चारों तरफ, बहुत धांधली, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, क्या क्या बातें करता है चारों तरफ, केओस, हंगामा, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। वहां से लेकर के हमें क्रेडिबिलिटी तक पहुंचने की जरूरत है। सीबीएसई की मार्कशीट अगर है मेरे पास में, तो क्लास 13 में, 12th मैंने पास किया है, 13 में मुझे दुनिया के कहीं जाना हो यूनिवर्सिटी में, मुझे उस मार्कशीट के बेसिस पे एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? जो मेरी एग्जिट क्लास है, मेरी फाइनल क्लास है, वो मार्कशीट मैंने ले ली। आपने मुझे 12 साल पढ़ाया, मैंने आपके सारे सिस्टम्स फॉलो किए, एफिलिएशन बायलॉज फॉलो किए, आपका सिलेबस पढ़ा, एग्जाम दी, मार्कशीट ली। उस मार्कशीट का करूं क्या मैं? 12 पास करके 13 में मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये हमें क्या करना होगा? रीबिल्ड इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलना होगा। लोग बदलने से नहीं होगा, नेता बदलने से नहीं होगा, कोई मंत्री बदलने से नहीं होगा, बदलो तो सिस्टम। पॉलिसी और सिस्टम है तो फिर आदमी कोई भी बैठा होगा, जिसको हम लोग कंपनी लॉ में और सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, देयर इज अ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, टू ऑपरेट एवरीथिंग। एसओपी होता है हर जगह। आज मैकडॉनल्ड्स चल रहा है, कहां कौन बैठा है उसका मालिक, एसओपी बना हुआ है। The standard of every outlet is the same. टेस्ट सब जगह सेम होगा। क्या हमारे सिस्टम में एसओपी लागू नहीं हो सकता? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो बना हुआ है, प्रोटोकॉल बना हुआ है, and whosoever is the chairman, whosoever is the secretary, whosoever is the education minister, he or she has to follow that protocol. उस एसओपी पे चले, गलती होने की संभावना नहीं है। क्या ऐसी एसओपी नहीं बन सकती? क्या ऐसा सिस्टम, ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकती? बन सकती है। विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर काम करने का। एक आप कोचिंग इंडस्ट्री के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख करके एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधार सकते। एनईपी बना लो, 2047 का इंडिया विकसित भारत के सपने दिखा दो। सपने दिखाने से नहीं होगा, कोचिंग की बैसाखी पर चल करके 2047 में भारत विकसित नहीं हो सकता। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। बच्चे को समझ जो अंदर हो रहा है, क्या वो कोचिंग की क्लासेस में होता है? 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहां पर, रट्टाफिकेशन, सिर्फ रिजल्ट। 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एक बार के एग्जाम में, 24 lakhs, जो आपके और हमारे पास नहीं है। या तो कोटा में है, सीकर में है, पटना में है, जयपुर में, किसी न किसी मेट्रो में कोचिंग कर रहे हैं। 16 से 18 लाख बच्चे बैठते हैं जेईई में, हमारे पास नहीं है। और ये तो केवल 12th के जो एग्जाम दे रहे हैं वो है, उसके पीछे 11th के हैं, उसके पीछे 9th के हैं, 10th के हैं, 6th और 8th के, ये सारा का सारा, उसके 10 गुना बच्चे कोचिंग इंडस्ट्री में। 24 लाख नहीं है, 24 लाख के पीछे, बैक की पीछे की क्लासेस में कितने बच्चे? अब जरा सोचिए तो सही है। हम लोग बड़ी फैंसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आके जब देखता हूं यार एआई की बातें हो रही है, रोबोटिक्स की हो रही है, ये हो रही है, अरे करूं क्या मैं इसका? किसको सिखाऊं?
अब आगे हम आएंगे तो व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स। नीट के पेपर लीक्स हो रहे हैं, 23 लाख स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, उनकी फैमिलीज अफेक्टेड हैं, उनके सपनों पर एक तरह से वज्रपात, पहाड़ टूट पड़ा, सपने टूट गए फैमिलीज के। एक बच्चा नहीं देता एग्जाम, उस बच्चे की पूरी फैमिली एग्जाम में बैठती है, सारे फंक्शंस रोक देते हैं, सारे खेल कूद उत्सव, रेडियो मत देखो, टीवी मत देखो, नए कपड़े मत, बच्चा 12th की एग्जाम दे ले, नीट इसकी हो जाए फिर करेंगे। The whole family sacrifices for that student। एक बच्चा नहीं करता है, तपस्या पूरी फैमिली करती है, मां करती है ज्यादा। हमने मां को देखा है सब कुछ छोड़ के, इवन जॉब से छुट्टी लेकर के कोटा और सीकर बच्चे के साथ कोचिंग करवाने के लिए वहां जाके कमरा किराए पे लेके रहती है। 2 साल की जॉब से छुट्टी ले ली, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सब कुछ आपने एक एग्जाम को एम्पावर कर रखा है कि उस एक एग्जाम जो 3 घंटे की कोई एक्सटर्नल एजेंसी ले रही है, नॉट सीबीएसई, somebody called NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस एग्जाम को 3 घंटे की लेती है। और वो कौन सा एग्जाम होता है? वो उस सिलेबस पे होता है जो हमको स्कूल में पढ़ाने ही नहीं दिया जाता। हम जो पढ़ाते हैं वो कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता। वहां पे क्या पता किस लेवल का सिलेबस है। क्यों? आप 12th के बाद मेरे एग्जाम दे रहे हो, व्हाई नॉट 12th का सिलेबस NCERT? और अगर कोचिंग में पूछना है तो वो स्कूल में क्यों नहीं है वो सिलेबस? क्वेश्चन है, पूछिए। आस्क द क्वेश्चन टू द पॉलिसी मेकर्स, आस्क द क्वेश्चन टू पीपल। बोलिए तो सही आप प्लीज। अब हमें इंडिया का ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरह का इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस समय चल रहा है, ब्रेन ड्रेन वर्षों से हो रहा है। बहुत सारे रीजंस है, उसमें से ये भी एक रीजन है, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन, विदेशों में चले जाते हैं लोग। आज एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, स्किल अप, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, स्किल सेंटर्स हैं। वहां कोई जाता नहीं। वहां तो 12th पास 10th पास को भी एंट्री मिल जाती है, ITIs में, पॉलिटेक्निक में, स्किल सेंटर में। वहां जाते ही बच्चा किसी न किसी जॉब के लायक, चाहे वो लो पेड हो, लेकिन उसके लायक हो जाता है। लेकिन उस बच्चे को सपने दिखाए गए हैं और इजी कर दिया गया है कि तू तो इंजीनियर बनेगा, तू IIT क्यों, ITI क्यों करता है, छोटा जॉब क्यों करता है, इंजीनियर बन। और उसके रीजंस क्या है मैं बताता हूं। उसके रीजंस है इन्फ्लेटेड मार्क्स जो हम दे रहे हैं। और हमारी मार्कशीट इतनी इन्फ्लेटेड होती है, इतनी रोजी, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हर बच्चा, हर पेरेंट 12th की मार्कशीट लेके हाथ में ये सोचता है, ओहो मैं तो डॉक्टर इंजीनियर बन ही गया। कितने मार्क्स देते हो आप? देखो अपनी मार्कशीट देखो आप सब जरा मिला के। और क्यों देते हैं वो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप देखिएगा जरा। हम लोगों ने नीसा के स्कूल से, बजट प्राइवेट स्कूल्स, और उनका हमारा बहुत बड़ा एक वो है, उसमें कई दिनों से हम रिसर्च करते हैं, सबसे बात करते हैं, टॉक करते हैं। उसके बाद जो फाइंडिंग हमें मिली है, उन फाइंडिंग में है अनरेगुलेटेड कोचिंग। वी स्कूल्स आर हाईली रेगुलेटेड। 40 तरह के लाइसेंसेस लेके हमें हर बार, हमें तो पता नहीं, काउंसलर भी रखना है, साइकोलॉजिस्ट भी रखना है, डॉक्टर भी रखना है, फायर सेफ्टी भी होनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, कितना कुछ होना चाहिए। And coaching industry is completely free from all kind of regulations। कोई भी कोचिंग को कंट्रोल करने वाला, उसको परमिशन देने वाला, उस पर लाइसेंस देने वाला कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है। मैंने RTI लगाई बहुत सारी, सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को। पता है क्या कहते हैं? दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में है, एजुकेशन इज नॉट इन आवर प्रीव्यू, यू कॉन्टेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में पूछता हूं, हमारे पास कोचिंग के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वी गवर्न स्कूल एंड कॉलेजेस ओनली।
कोचिंग हमारे में नहीं आते। मैं वहां सब जगह जा चुका हूं, हर दरवाजा मैंने खटखटाया, लेकिन सब जगह वो उसके बारे में कह देता है, वो उसके बारे में कह देता है, कोई भी ऑनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और कोचिंग के बारे में 16 जनवरी 2024 को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस जारी की थी। दैट इज गाइडलाइन, एडवाइजरी, नॉट एनी लॉ। कोई कानून नहीं था वो, दैट वाज एन एडवाइजरी 2024 में। हम बड़े खुश हुए कि चलो अब कुछ तो होगा, और राजस्थान में हमने बहुत परस्यू किया, बहुत फॉलो किया। हम स्टेट गवर्नमेंट से मिले कि भाई आपकी केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की और आपकी सरकार वहां पे है, इंप्लीमेंट करो। आप अगर विपक्षी दल होते तो हम आपको नहीं कहते, दोनों आप होते ना, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से आदेश आया है, ये गाइडलाइन दी है, उसको फॉलो करना किसका काम है? और स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट सब्जेक्ट है, प्लीज फॉलो। हम स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, हम सेक्रेटरी के पास गए एजुकेशन, हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए, हम सीएम के पास गए, नंबर ऑफ मीटिंग्स हमने की, तब जाकर के राजस्थान ने कोचिंग रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया। विधानसभा में भी आया, असेंबली में आया, और असेंबली में आया, उसमें उन्होंने एक काम किया कि जो गाइडलाइंस में थी ना कि 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग नहीं करवानी, उस लाइन को खा गए। असेंबली में बहुत बड़ी टॉक हुई उसके ऊपर, बहुत बड़ी चर्चा हुई, और हमने भी सोशल मीडिया में और लेटर में खूब उसको कहा कि ये क्यों हटाया आपने। उसको लेकर के फिर ये विधानसभा में फिर से प्रवर समिति जिसको कहते हैं, एक समिति को भेज दिया गया कि आप दोबारा रिकमेंड करो और बताओ। 6 महीने के लिए वो एक विधानसभा से टल गया। फिर जो प्रवर समिति थी वहां गया मैं, 11 लोगों की मेंबर की समिति थी राजस्थान में, वहां जाके उनसे कहा कि 16 साल की उम्र जोड़ना क्यों जरूरी है। मैंने आरटी में इतनी बड़ी फाइल प्राप्त की थी और उसमें यह लिखा था कि वाई 16 ईयर्स, इतनी बड़ी फाइल में वो है, ये तर्क है कि 16 साल की उम्र तक कोचिंग क्यों प्रतिबंधित होनी चाहिए। वो पूरी की पूरी फाइल मैंने उनको दी, उसमें बहुत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकलवाई थी मैंने, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसमें ये कहा गया है, मैंने पूछा कि व्हाई 16 इयर्स आपने क्यों, ये थ्रेशोल्ड क्यों आपने बनाया। उस पर मुझे मिली उनकी पूरी फाइल, और बहुत बड़ी फाइल थी, उसमें इतने सारे टॉक्स थे, कोर्ट्स के सबके ऑर्डर थे, ह्यूमन राइट्स वालों के थे, महिला आयोग के थे, बहुत सारे लोगों के सारी चीजें थी। और उसके बाद 16 साल की उम्र निर्धारित की थी, जिसे राजस्थान गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम जब असेंबली में रखा, उसको हटाया हुआ ही रखा, उसको नहीं जोड़ा, लेकिन एक्ट पास हो गया राजस्थान असेंबली में। उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन में भी प्रिंट हो गया, और प्रिंट होने के बाद वहीं का वहीं लटका पटका झटका पड़ा हुआ है। उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ, फील्ड में नहीं आया। बहुत दिनों से हम कर बोले अभी रूलिंग बन रही है, एक्ट तो बना है लेकिन अभी उसकी रूलिंग बन रही है, कौन क्या करेगा, किस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अभी रूलिंग हम बना रहे हैं और जल्दी ही आ जाएगा। फॉलो अप कर रहे हैं। एक सेशन गया, दूसरा सेशन आने को हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पोजीशन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, और इसका सीधा सा मतलब है कि सीकर और कोटा हमारे राजस्थान में है, और वहां पे भी बहुत पावरफुल लोग हैं। हमारी आवाज कौन सुने, क्योंकि हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाने वाले लोग भी तो नहीं है। हमारी जेब में पैसा भी नहीं है कि हम उनको दे के आए और अपनी बात मनवा लें। तो लोग होने चाहिए समझने वाले कि भाई बच्चों का भविष्य कहाँ है। अब देखिए दूसरी तरफ जो कोचिंग इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है, उसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया। दूसरी तरफ है डमी स्कूलिंग। पैरेलल में क्या शुरू हो गया कि बच्चे को 12th तो करनी है, वो वहां की उनकी रिक्वायरमेंट है, 12th करना है, और 12th करना है, लेकिन जेई में तो एक है कि 75% मार्क्स होने चाहिए बोर्ड में, बाकी जगह कहीं नहीं है। अगर वही बच्चा जेई देता है और वो अगर एमएनआईटीज में अगर लेना चाहता है गवर्नमेंट में एडमिशन, तो वहां मिलता है उसको, उसमें 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आईआईटी में नहीं जा सकता वो एमएनआईटीज में जा सकता है, वो भी गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वो वहां जा सकता है। तो यहाँ पर
बच्चों को चूंकि 12th पास तो करना है, तो उसके लिए डमी स्कूलिंग का प्रचलन हो गया। डमी स्कूलिंग को सीबीएसई बहुत अपराधी मानता है और वो कोचिंग को नहीं जानता, बोलते हम कोचिंग को नहीं जानते, हम तो स्कूल को जानते हैं। आपके स्कूल में बच्चा होना चाहिए, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम आपको डीएफिलिएट कर सकते हैं। 24-25 स्कूलों को नोटिस भी जारी किए, उनको कई 2 सालों में, पिछले 2 सालों में उन्होंने सीबीएसई ने बहुत सारे नोटिस जारी किए, कुछ स्कूलों को डीएफिलिएट किया, डिग्रेड किया, लेकिन फिर वही कोर्ट में चले जाते हैं, फिर पाक साफ होकर के स्कूल वाले हमारे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इतना तो स्कूल वाले भी कर ही सकते हैं। इतने तो वो लायक हैं कि अपनी स्कूल को तो बचा लेते हैं, बैक डोर से, फ्रंट डोर से, कोर्ट से, कैसे। तो जितने भी 24-25 स्कूलों का हुआ था, सीबीएसई फिर बैकफुट पे आ गया। क्या फायदा है, कोर्ट से छूट जाओगे, इधर से छूट जाओगे, पेनल्टी देके छूट जाओगे, छूट तो जाओगे। फिर क्या करता है सीबीएसई, जिसके साथ रड़क निकालनी होना उसका इंस्पेक्शन करता है, सरप्राइज। बाकी फाइलें जितनी भी शिकायतें आती है ना, उनको रख के रखता है। उनको सब पता है कि कोटा में क्या हो रहा है, सीकर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ पता है। लेकिन जिसको थोड़ा सा कान मरोड़ने हैं ना, उसके यहाँ सरप्राइज इंस्पेक्शन चला जाता है, और कान मरोड़ने के बाद में कान छुड़ाना भी हमको आता है, हम छुड़वा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आजकल चल रहा है। तो डमी स्कूलिंग बहुत बड़ा रोग है। क्या हम डमी स्कूल के लिए बने हुए हैं? वहां पर बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोचिंग में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ता है। ये जो 3 लैंग्वेजेस का फार्मूला आ रहा है सीबीएसई में, 3 लैंग्वेजेस का, अरे यहाँ पे कोचिंग में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं भाई? एक भी नहीं पढ़ाते। कोचिंग में कोई पढ़ता नहीं है बच्चा। और कोचिंग पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ ना आगे कि क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है। डबल फाइनेंशियल बर्डन आता है पेरेंट्स के ऊपर, स्कूल की फीस अलग देता है, कोचिंग की फीस, मेस की फीस अलग, कहीं रहना है उसकी फीस देता है, डबल बर्डन ऑन पेरेंट्स आता है। और एक्सक्लूजन ऑफ ईडब्ल्यूएस, जो गरीब है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आरटीई से पढ़ रहा है, बजट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी बड़े टाउन में बड़ी कोचिंग में जाकर के रह सके, पढ़ सके और कोचिंग की फीस दे सके, वो तो पहले ही रेस से बाहर हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल वाले, आरटीई में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। दे जस्ट किक्ड आउट ऑफ द रेस। फिर होता है डिवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड्स। मेरी जो दुखती रग है, मेरा जो पिन पॉइंट है, वो मैं यहां पर आऊंगा। डिवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड्स। 12 years ऑफ स्कूलिंग प्लस 3 years प्रीवियस स्कूलिंग, प्री स्कूल, वो होने के बाद में, और 3 hours एग्जाम जो एक सिंगल होती है, वो हमें ओवरलैप कर जाती है। हमारे 12 साल की एग्जाम 12 बार ली हमने प्री बोर्ड लिया, हमने हाफ ईयरली ली, हमने टेस्ट लिए, हमने पता नहीं कितनी एग्जाम ली, बच्चे को तैयार किया। और वो 3 घंटे के एग्जाम कोचिंग वाली जो कोई थर्ड पार्टी लेती है, वो हमसे आगे निकल जाती है, हम वहां के वहीं रह जाते हैं, है ना। तो डिवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड्स, और फिर नो एनफोर्समेंट ऑफ कोचिंग गाइडलाइंस 24, ये मैं पहले ही बता चुका, इट हैज बीन कवर्ड। और टाइमलाइन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर किसी ने नोटिस किया है तो देखिए, नहीं तो मैं बताता हूं। जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट कब होता है? देयर आर 2 अटेम्प्ट्स, दिसंबर जनवरी। कब होता है वो दिसंबर जनवरी? जब बच्चा 12th में पढ़ रहा है, जब आप प्री बोर्ड ले रहे हो, जब प्रैक्टिकल की तैयारी करा रहे हो, जब आप रिवीजन करा रहे हो, उस समय बच्चा अगर जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट देगा, जिसके बेसिस पर उसको आईआईटी में एडमिशन मिलना है, तो प्रायोरिटी उसको देगा या आपके एग्जाम को देगा? आपके एग्जाम में तो बच्चा, जो आप प्री बोर्ड भी किसका लोगे? जो आ रहा है आपके स्कूल में, जो नॉन डमी है, जो रेगुलर अटेंडिंग स्टूडेंट है, उसी को तो नचाओगे आप। जो आपके पास आ ही नहीं रहा है, उसको क्या नचा लोगे? उसका क्या बिगाड़ लोगे आप? उसने तो एडमिशन के टाइम पे नेगोशिएशन कर लिया था, मैं नहीं आऊंगा, और अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो मैं दूसरी स्कूल में जा रहा हूं, वो तैयार बैठा है मुझे बुलाने। आप तो इतनी फीस मांग रहे हो, तो इतने में पढ़ा देगा, मैं नहीं आऊंगा, सब कुछ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। वो कोऑपरेट करने को तैयार है, क्या करो? मत करो। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रिंसिपल भी यहीं पर बैठे हुए हैं, एक सिंगल डमी स्टूडेंट नहीं लेते हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारे पास जो हैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, और उनका जो भी अंदर करवा रहे हैं ना, वो सब करने की कोशिश करता हूँ। 21 काइंड ऑफ स्पोर्ट्स मेरे एक कैंपस में है,
all federation standard with specialist coaches, swimming pool, horse riding, cricket, what not, सब कुछ है, हॉस्टल है, सब कुछ है, और एक सिंगल डमी स्टूडेंट नहीं है। अटेंडेंस नहीं मैं दूंगा, आपको पढ़ना है, मेरे कैंपस में पढ़ना होगा, और आ रहे हैं। और मेरे ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं, ऐसे स्कूल्स भी हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, मैं उनको भी एडमायर करता हूं, मुझे पता है। लेकिन मेजॉरिटी कौन है? 80-85% वो हैं जो सब डमी के साथ सरेंडर है, बाकी 15% 20% मेरे जैसे होंगे। ओके, है ना। अब यहां पर टाइमलाइन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने बताया आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जनवरी में और सेकंड अटेम्प्ट होता है अप्रैल में, जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन। 15 दिन 20 दिन का गैप होता है और वो बच्चे को एग्जाम देनी है। एंड आईआईटी में दैट वन चांस विद 12 एंड वन मोर चांस दैट सॉल्व आफ्टर 12th के बाद एक चांस और मिलता है और एक चांस 12th के समय मिलता है। उस इंपॉर्टेंट साल को बच्चा खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अगर इसमें नहीं हुआ तो कम से कम मेरी रिहर्सल, मेरी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, मैं ट्राई तो कर लूंगा, पता तो चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड देन फाइनली 12th के बाद वाले में मैं अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊंगा। ये चांस क्यों छोड़ू? और कोचिंग वाले पानी पी के ये कहते हैं कि स्कूल में रेगुलर जाने वाले बच्चे का तो सिलेक्शन होता ही नहीं होता, उसका है जो हमारे पास फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन शुरू से पढ़ता है, हम उसको पढ़ा सकते हैं। ऐसे मीम्स भी आते हैं, वीडियोस भी बने हुए हैं कि पेरेंट्स को ये कहा गया है कि बच्चा कंसीव करने से पहले हमारी राय ले लो कि डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर। उस स्टेज तक कोचिंग वाले पहुंच रहे। इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं करा रहे और बाकी सारे कैरियर फेल हैं। सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग दो ही कैरियर हैं, क्योंकि 5-5 पन्नों के एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन से भरे हुए फ्रंट पेज, जैकेट, ये सब कोचिंग वालों के ही होते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग कोचिंग वालों के होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, पता नहीं क्या क्या होता है। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर इतने पेड़ लगा रखे हैं, धोनी जैसे को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है और कितने कितने लोगों को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, क्योंकि उनके पास फंडिंग है, विदेश की फंडिंग है। मेरे पास एविडेंस के साथ में सब बहुत गहराई में जा चुका हूं। दे हैव द फॉरेन फंडिंग, हर एक के पास, चाहे मैं नाम नहीं लूं, जितने भी बड़े बड़े जो वॉर कर रहे हैं ना, आजकल लड़ाई कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, आपस में भी लड़ते हैं वो, लेकिन रात को सब मिल जाते हैं। दिन में लड़ लेते हैं, रात को सब साथ में ही बैठते हैं, पार्टी करते हैं, है ना। चलिए इसको डिलीट कर देना भाई, है ना। अब आगे हम आगे, अगर इसका रास्ता निकालना है तो क्या रास्ता हो सकता है? वेरी सिंपल, अगर चाहें तो स्कूल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी कर दीजिए ना। एक छोटा सा लॉ करना क्या है? उनको कोई खर्चा करना है? स्कूल वाले बेचारे अपने आप करेंगे खर्चा। स्कूल में कंपलसरी कर दो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस फेस रीडिंग एआई इनेबल्ड आपको लगानी है, जिसकी मॉनिटरिंग हम सीबीएसई में बैठ के करेंगे। एग्जाम टाइम पे होता है कि नहीं? आपके एग्जाम सेंटर अगर है, कॉपी चेकिंग का सेंटर है, तो वहां पे कैमरा लगा हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग वहां सीबीएसई में बैठा समबडी कोई कर रहा है। आजकल तो एआई इनेबल्ड है। अरे अंदर तो इतना बोल रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो क्या ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्कूलों में लगा करके उसका कंट्रोल सीबीएसई वालों के हाथ में नहीं दे सकते? क्या दे दो ना। इंस्पेक्शन करने की क्या जरूरत है? चोर पुलिस खेलने की क्या जरूरत है? तुम आगे में पीछे करने की जरूरत क्या है? मैं तो वही कह रहा हूं ना, पॉलिसी और सिस्टम लगा दो ना, आदमी बदलने की क्या जरूरत है? बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज द सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, जिसका खर्चा स्कूल वाले करेंगे। आपके अपने अपनी स्कूलों में लगा लीजिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और कनेक्ट इट विद द सॉफ्टवेयर विद द सीबीएसई, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया काम। तो ये काम करने की जरूरत होती है। ये टेबल है, देखिएगा, आपको पता ही है कि सीबीएसई में थियरी मार्क्स और सेशनल मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। अब मैं बहुत अंदर तक जाऊंगा, देखिएगा, जड़ तक प्रहार करेंगे हम। रूट कॉज क्या है, हम कहां अटक रहे हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं, हमारी कीमत क्यों नहीं है, हमारी मार्कशीट की वैल्यू क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है। सीबीएसई के थियरी मार्क्स और आरबीएसई में, राजस्थान बोर्ड का एक स्टेट का कर देता हूं, बाकी वेरियस स्टेट ऑलमोस्ट सबके सेम है, ऑलमोस्ट सबके सेम है। ये क्या हो रहा है आप देखिएगा, ब्लैक तो है,
ये थियरी के मार्क्स हैं और आप बेसिकली ये आपको देखना होगा कि सीबीएसई में क्या हो रहा है कि पास हो जाता है 23 नंबर, क्योंकि 80 का मार्क्स का है या 70 का है। कुछ पेपर 70 मार्क्स के होते हैं जहां पे प्रैक्टिकल होते हैं, वो 70 का होता है, वहां पे तो 23 पे पास हो जाता है, और जो 80 मार्क्स के वहां पे 26 पे पास हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और 10th में तो अब कर रहे हैं, पहले तो ये था कि आपको 20 नंबर सेशनल, बाद में 13 ही नंबर लाने थे। अब अलग से किया जा रहा है कि सेशनल के अलावा 80 में से भी 33% लाने पड़ेंगे 10th में। 10th में तो पहले तो हमारे पास सब कुछ था, हम तो खुद ही पेपर ले रहे थे सीसीई में, सब कुछ हम कर रहे थे, तो 10th को तो छोड़ो, 10th को तो बेचारा बना ही रखा है, 10th की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 10th के बाद कौन सा आपको करना है? 10th के बाद भी आना तो हमारे ही पास है। तो सीबीएसई ने, चलो 12th की बात कर लेते हैं, तो 27 नंबर 70 या 80 में से मार्क्स होते हैं, बाकी 20 इंटरनल असेसमेंट, सेशनल, जो भी आप उसको कह दीजिए, उसके चले जाते हैं। आरबीएससी में तो और भी बड़ा विचित्र काम है, राजस्थान बोर्ड में, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में अभी भी 10th में या 12th में किसी में भी ऐसा नहीं है कि 80 में से आपको अलग से 33 लाना है। नो, वहां तो 20 नंबर प्लस आपने 80 नंबर की परीक्षा दी, आपको 13 नंबर लाने हैं, 13 मार्क्स। जहां पे 80 मार्क्स की एग्जाम होती है, वहां पे 13 पे पास हो जाओगे। और कई जगह पे जहां प्रैक्टिकल है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल और 14 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, 56 मार्क्स की थियरी एग्जाम होती है, और 56 में से 9 नंबर लाना है। थियरी के पेपर में एग्जामिनेशन जो कहते हैं इतना बड़ा हुआ करते हैं, एग्जामिनेशन होता है 56 नंबर का, 54 नंबर का, और 9 नंबर लाते पास। उसके अलावा और बड़ी कहानियां हैं। मैं ड्राइंग सब्जेक्ट लेते हैं, ये कोचिंग वाले जो है ना, आपको इसी सब्जेक्ट दिलाते हैं, रिकमेंड ड्राइंग ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो, और सब्जेक्ट एक तो इंग्लिश लेना पड़ेगा तो ले लेगा, एक 5th सब्जेक्ट जो है वो आप ड्राइंग ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह के कोई ना कोई इजी सब्जेक्ट ले लो जहां प्रैक्टिकल है। हमारे राजस्थान बोर्ड में ड्राइंग होता है प्रैक्टिकल, उसमें सिर्फ 4 नंबर लाने पे बच्चा पास है। थियरी का जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ 4 नंबर लाने पे पास है, वो यहां पर लिखा है 4, 9 और 13, ये थियरी में लाने पे पास है। ये कोई एग्जाम है या तमाशा है? इज इट अ जोक? आप कर क्या रहे हो? आपने अपने आप को इतना डिग्रेड कर दिया, बोर्ड ने किया, मैंने नहीं किया, मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूं? मैंने तो इतनी बार कहा हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट और सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स को आपको लेना ही है तो लीजिए, अलग से ग्रेड्स में शो कर दीजिए। एग्जाम तो एग्जाम की तरह एक पायस, पवित्र, अच्छी एग्जाम, स्टैंडर्ड की एग्जाम लो, जिस एग्जाम की कोई वैल्यू। आपको इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल लेने लीजिए, हालांकि होती तो वो भी खाना पूर्ति है, तो कैसे होती है वो आपको भी सबको पता है। अब 20 जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसका क्या है? आपके पास कोई एसओपी है, कोई क्राइटेरिया है, कोई जांच आती है? कैसे करते हो आप? 20 में से 20 देते समय कलम आपकी हिलती है, जरा वो देना पड़ता है। आप नहीं दोगे तो अगले साल बच्चा नहीं आएगा, ये तो आपके हाथ में था, आपने क्यों नहीं दिया? आगे आता हूं ना, मैं इसी के ऊपर आता हूं, आप देखिएगा जरा, है ना। ये है रिजल्ट, और उसके बाद में मेरा खुद का आर्टिकल आया था राजस्थान पत्रिका में। मैंने ये मेरी फोटो, अगर नहीं दिख रही हो तो थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, ये मेरी फोटो है, मैंने आर्टिकल दिया था। इसमें पूरा ये कैसी परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, थ्योरी में मात्र 4, 9 और 13 अंक लाकर पास हो रहे विद्यार्थी, सब कुछ दे रखा था। देखिए मैंने यहाँ पर, आप देखिएगा, ये सीबीएसई के भी यही हाल है, खुलकर दे रहे 17 अंक, 10% बढ़ाने होंगे। मतलब मेरा ये कहना था, मैंने सजेशन दिया था, ये 33 पासिंग क्या है, तमाशा है यार। वो अंग्रेजों के जमाने से, उस समय एक अशोक जी काफी अच्छा बताते हैं इसके ऊपर कि 33% का किस तरह से क्राइटेरिया निर्धारित हुआ। यार 100 में से 33 लाने वाले को आप अगली क्लास में भेज रहे हो, क्या तमाशा यार। कम से कम जिस क्लास का पढ़ा है उसका आधा तो आना चाहिए, 50% तो करो, इसको 40% तो करो। 33 पे आप अगले, तभी तो मेरी वैल्यू नहीं है, तभी तो स्कूल की वैल्यू नहीं है। आप यहां देखिए तो सही, कंपेयर बिटवीन द टू सिस्टम। अब यहां आता है, ये टेबल है, ये डेटा है, ये सीबीएसई का डेटा है। आप सीबीएसई का देखिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोड ये है, टोटल मार्क्स 100 होते हैं। सेशनल, आप सॉरी, हाँ, ये देखिए आप,
ये टोटल मार्क्स है, ये सेशनल मार्क्स है 2020, ये क्लास 10th का चल रहा है टेबल, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 जाते हैं, बाकी सब में 20 आउट ऑफ 100, और फिर थियरी 80 नंबर की होती है, जिसमें पासिंग मार्क्स 13 ये 10th क्लास में होते थे, अब इनको यहाँ पर भी 33 लाने हैं, ये पहले का है। और ये 12th का टेबल है, आप देखिएगा, इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पर निकाल दो, उसके बाद में सेशनल के मार्क्स निकाल दो, फिर थियरी के मार्क्स की जो एग्जाम होती है वो ये है, और पासिंग मार्क्स जो बच्चों को चाहिए 27। यहाँ पे तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक है, उसमें 10 ही नंबर चाहिए, ये देखिए आप, हिंदुस्तानी म्यूजिक 10 नंबर चाहिए। सिर्फ इस तरह के यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, ये लेवरेज है बच्चों को, आराम से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको आने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से ये हमारा टेबल है। राजस्थान बोर्ड में तो और बुरा हाल है। ये नेक्स्ट टेबल राजस्थान बोर्ड का है, जहां पे मैंने बताया 10th क्लास में तो सब में से सिर्फ 13 नंबर लाने पे पास हो रहा है बच्चा। ये देखिए 13 आउट ऑफ, तो ये 100 में से 13 लाओ, क्योंकि परीक्षा 80 नंबर की होती है। यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स जो है 999, 13, 13, 994, ये 4 है ड्राइंग सब्जेक्ट में, और 9 नंबर होम साइंस में लाने पे बच्चा पास हो जाता है। ये तमाशा हो रहा है, अब इसको तो मैं तमाशा ही कहूंगा, और क्या कहूंगा। इसके बाद में व्हाई दिस मैटर्स, लो थियरी थ्रेशोल्ड क्रिएटिंग हाई पास परसेंटेज बट वीक कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स। हमने पास तो कर दिया, उसको अगली क्लास में तो भेज दिया, सिर्फ 33 क्या, उसमें तो कितने कम थे, उसके बाद भी हमने उसको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया, लेकिन उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं हुए, और इसीलिए हमारे स्कूल्स की हालत जो है खराब है। स्टूडेंट्स आर बोर्ड पास्ड, बोर्ड में पास हैं, बट एनटीए अनरेडी। आपकी स्कूल में 90% बच्चा जिसको लेकर के आया है, वो भी एनटीए की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। हमारे 90 का क्या करूं, उस 90 की वैल्यू क्या, हम क्यों दे रहे हैं 90? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट मिलके इन्फ्लेटेड मार्क्स दिखाई देते हैं, और जब वो इन्फ्लेटेड मार्क्स दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकल की 30 मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 हम देते ही हैं, देना ही पड़ता है, सबकी मजबूरी है। प्राइवेट स्कूलों की तो कंपटीशन है, आप नहीं दोगे तो आपका पड़ोसी दे देगा, बच्चा वहां चला जाएगा। और आजकल तो कोटा में तो बड़ा प्रचलन चल रहा है, नेशनल ओपन स्कूल को वो प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल वालों को नहीं ले रहे, डमी मत जाओ, आप तो नेशनल ओपन स्कूलिंग में आ जाओ, वहां पे सब कुछ हम करवा देंगे, तो प्रमोट हो रहा है बहुत ज्यादा कुछ। खैर, ये उनका अपना कहना है। तो थियरी में 4-9 लाके बच्चे पास हो रहे, बच्चे स्कूल सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बट दे आर नॉट एनटीए रेडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं होते। ये सीबीएसई ने भी सर्कुलर निकाला था, पढ़ लीजिए, ये सीबीएसई का सर्कुलर है 2024 का, 5 जून 2024 में निकाला था। एडवाइजरी टू स्कूल्स टू रिव्यू द इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर। स्कूल्स को एडवाइजरी दी, इन्होंने फाइंडिंग की, एक रिसर्च की। सीबीएसई को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई रिसर्च से, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, और उनकी रिसर्च में यह आया कि जिस बच्चे को 20 में से 20 मिल रहे हैं, उसको 80 में से 4, 80 में से 5, 80 में से 6 ये मिल रहे हैं, 20 में से 20, 80 में से 5, 4, 0, 1, 2, 3। ये दिव्य ज्ञान उनको हुआ रिसर्च से, और उस ज्ञान से उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि ऐसा करो। ये एडवाइजरी मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि हर 2-3 साल में एक बार तो कर ही देते। They have a practice of issuing the advisory, क्योंकि रूल तो बना ही नहीं सकते ना, रूल तो डीएफिलेशन के बना रखे हैं, हमको डंडा दिखाने के लिए, हमको डंडा चाहिए तो दिखा देते। आप अपने लक्षण तो सुधारो, अपने कर्तव्य तो सुधारो। आपको पता है कि 20 में से 20 फ्री जा रहे हैं, आपने क्या किया, क्यों नहीं हटा देते उसको? एग्जाम को एग्जाम की तरह पायस, पवित्र, शुचितापूर्ण क्यों नहीं लेते? ये मेरा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का जो लेटर है ये लगा हुआ है मेरे प्रेजेंटेशन में, कोई देखना चाहे। अखबारों में बहुत आया है, सेम न्यूज़पेपर्स में। ये देखिए आप, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि एआई से सीबीएसई ने वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि 20 में से 20 आ रहे हैं, बाकी कितने आ रहे हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ये आप और दूसरी न्यूज है, ये इस तरह से चल रहा है साहब। तो ये कोर डायग्नोसिस क्या है, व्हाई द सिस्टम इज ब्रेकिंग, सिस्टम कोलैप्स क्यों हो रहा है, सिस्टम टूट क्यों रहा है, उसका है मिस अलाइंड इंसेंटिव्स। बोर्ड में
फ्री में बांटे जा रहे हैं नंबर, उदारता से, जनरसली खूब दे दो। प्रैक्टिकल में और सेशनल में तो फ्री में जा ही रहे हैं, बाकी भी एग्जामिनेशन का क्या लेवल है, बड़ा बड़ा अच्छा निकालते हैं। बच्चे के ऊपर तनाव कम करो, बच्चे के बस्ते का बोझ कम करो, बैग हेवी नहीं होना चाहिए। बच्चे को हमने काउंसलिंग सेंटर खोला हुआ है, 24/7 ओपन है। आपको कोई तनाव है तो आप हमारे काउंसलर से आप कांटेक्ट करो। कहाँ तनाव है बच्चे को भाई? तनाव वाले तो सारे काम करतब आपने कोचिंग को दे रखे, एनटीए को दे रखे। तनाव उधर है, इधर तो कोई तनाव ही नहीं है। इधर तो सब कुछ खुला है खाता, 20 में से 20, 30 में से 30 प्रैक्टिकल, और बाकी एग्जाम का लेवल क्या है आपको पता ही है। सबके आ रहे हैं, सब बड़े खुश हो रहे हैं। मेरे भी अखबारों की जब रिजल्ट आता है तो मेरे प्रिंसिपल बड़े खुश होते हैं, सर देखिए 60 बच्चों की 95 आए हैं, 95 प्लस, इतने बच्चों के इतने आए। अरे भाई आ तो गए, बढ़िया बात है, लेकिन इन बच्चों का आगे क्या होगा इसकी भी चिंता करो। लेकिन हमारे यहाँ पे हम बच्चों को दूसरी चीजों के बारे में भी बहुत गाइड करते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, वहां पे उनको कहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियोज बनाओ, आप ऐसा कुछ करो कि आपको इस कंपटीशन से, इस रेट रेस से, इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का मौका मिले। आप इस चूहा दौड़ में, इस रेट रेस में, भेड़ चाल में मत जाओ, जहां पे सैचुरेशन आ गया है, जहां पे मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड दोनों सैचुरेटेड हो चुके हैं। व्हाई यू आर रनिंग आफ्टर दोज फील्ड्स? There are so many other options. 20,000 कैरियर ऑप्शंस है दुनिया में. Why don't you explore them? हम उनको बार बार यही कहते हैं बच्चों को, लेकिन हमारे सीबीएसई में तो इंसेंटिव है और वीक एग्जाम इंटीग्रिटी, वन शॉट सिंगल एग्जाम 3 घंटे का एनईटी, कभी भी लीक हो सकता है, कभी भी सेंटर हाईजैक हो सकते हैं. मैं यहां मंच पे खड़ा होकर कहता हूं, हमें पता है, वी हैव द एविडेंसेस, और आपको पता है 2024 में सीकर में सेंटर हाईजैक हुए थे. सीकर के सेंटर में, सीकर का रिजल्ट, उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, सेंटर के सेंटर हाईजैक हुए थे. लिपापोती होके 2024 में तो केवल कुछ 6000 या 600-500 बच्चों की री एग्जाम हुई थी, बाकी हुई नहीं थी. इस बार उन्होंने री एग्जाम ली तो हंगामा कुछ ज्यादा खड़ा हो गया, है ना. तो ये इंटीग्रिटी एग्जाम की रहती नहीं है. व्हाई द सिस्टम इज ब्रेकिंग? डमी स्कूलिंग का नेक्सस है, आपको सबको पता है, और बहुत मजबूत गठबंधन है. फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं. बहुत मजबूत गठबंधन है, अंदर तक रूट कॉज में गया हुआ है. देरा ऊपर से लेके नीचे तक गठबंधन है. पॉलिसी मेकर्स, नेता, अधिकारी, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, मीडिया वाले, न्यायालय वाले, सब मिले हुए हैं. न्यायालय का मैं जानता हूं, वैसा 2007 में एसएफआई ने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका वर्डिक्ट आया. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दिया कि कोचिंग क्लासेस को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, और कम से कम 40 मार्क्स का वेटेज स्कूल बोर्ड के एग्जाम का दे. ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ऑन एसएफआई केस. 2007 नेट पे पड़ा होगा, कभी भी सर्च कर लीजिए, एसएफआई ऑन कोचिंग इंडस्ट्री. 40 मार्क्स स्कूल का वेटेज, और कोचिंग को रेगुलेट करे. रेगुलेट तो नहीं किया, मैंने बताया ना कि 2024 में गाइडलाइन जरूर जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया. मेरी ड्यूटी खत्म, मैंने तो गाइडलाइंस दे दी, क्योंकि दिस एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट. केंद्र कुछ नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता केंद्र? एनईपी किसने लगाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई ना. एनईपी किसने लगाई? आरटीई किसने लगाया? जब आरटीई लगाना है आपको, राइट टू एजुकेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तब तो आपको कॉन्करेंट लिस्ट नहीं दिख रही है. तब आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, मैं क्यों करूं. हालांकि ये बात अलग है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने आरटी आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया. वो जो सरकार भी चली गई, अभी अभी ताजा गई है, हमारे साहनी साहब की सरकार, वहां पे आरटी लागू नहीं था. हाँ, आरटी उन्होंने माना नहीं कि हम नहीं मानेंगे, है ऐसे, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, दे हैव द पावर. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम द रूल्स. कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज भी होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्म द रूल्स, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म द रूल्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो सुपरसीड करेंगे. ये कॉन्करेंट लिस्ट होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती है तब तो लागू कर देती है, और जब नहीं चाहती है तो घूंघट के पीछे छुप जाती है कि दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नॉट आवर सब्जेक्ट. उनको एक मिला हुआ है
है ना, ये हालत है साहब देश की। अब यहां पर आते हैं, मैंने प्रॉब्लम्स बताए, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और बदलने के लिए हम यहां पर आपके सामने ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला लेके आए। नीसा ने बहुत बड़ी इसमें राउंड टेबल मीटिंग की, बहुत लोगों से बात की, सब स्कूल से की, हम लोगों ने मिलकर के प्रधानमंत्री को खुला लेटर, ओपन लेटर हम भेज चुके हैं ऑलरेडी प्रधानमंत्री के नाम पे, ईमेल से, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय ट्विटर, जो उनका आजकल एक्स हैंडल होता है, सब जगह पे मेल के द्वारा सब जगह भेजा जा चुका है, और उस फार्मूले का, उस लेटर की समरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, आई कैन गारंटी। ये जो नीट पेपर लीकेज हुआ है, या जेई का हुआ है, या जो हमारी एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, उन सब का सिंगल सॉल्यूशन, श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन। अधिकारी बदलने की जरूरत नहीं, नेता का ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है पॉलिसी चेंज करने की, सिस्टम को चेंज करने की। पहला है रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें कौन कौन सहमत है कि बोर्ड के मार्क्स की हमारी वैल्यू होनी चाहिए, वेटेज होना चाहिए, उसके बेसिस पे होना चाहिए। सब है हम लोग साथ में, लेकिन बोलो भी भाई, इस बात को बोलो, हमारे इस लेटर को कहीं कहीं आप इंडोर्स तो करो, लाइक शेयर फॉरवर्ड करो। मेक 12th बोर्ड मेरिट the primary basis of the admission to higher education boards already operate under the government supervision and strict confidentiality procedures. बोर्ड किसके हैं? सरकार के कंट्रोल में, स्टेट के बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि ये चेयरमैन और ये किसने बदले? सरकार ने तो बदले। ऑलवेज मैंने तो देख के आया हूं, रिसर्च करके आया हूं, सीबीएसई इज ऑटोनोमस बॉडी, और वो बिल्कुल वही है जो आपकी स्कूल है। It is registered, CBSE is registered under the Societies Registration Act. समिति में रजिस्टर्ड है, जैसे आपकी स्कूल रजिस्टर्ड है वैसे ही सीबीएसई रजिस्टर्ड है। It has got no discrimination power. कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, फॉर्म बाय गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन आज हम लोग बेचारे नादान, जिनको पता नहीं है, तुम हम पे शासन किए जाओ, तुम हमारे जैसे हो लेकिन हम पे रूल करो। हम भी एक सोसाइटी से गवर्नड है, सीबीएसई भी सोसाइटी से गवर्नड है, लेकिन वो हम पे रूल कर रही है। उसी तरह से यहां पर आ जाए कि ये जो है हायर एजुकेशन बोर्ड्स में, एक गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं। अगर मान लीजिए आपको बोर्ड की मार्कशीट पे फेथ नहीं है कि वहां फेयर एग्जाम नहीं होते, कोई लिबरल मार्किंग कर देता है, कोई चीटिंग हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? बोर्ड को स्ट्रांग करो, और अगर स्ट्रांग नहीं कर सकते तो बोर्ड को खत्म कर दो, हमारी स्कूलें सारी खत्म कर दो, ताले लगा दो कि सिर्फ कोचिंग खोलो, एनटीए की बेसिस पर आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा। बोर्ड की जरूरत क्या है फिर? इतने बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस और पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में। अगर वो एग्जाम पे आपको फेथ नहीं है तो फेथ के लायक काम करो, नहीं बंद कर दो। क्यों नहीं हो सकती एग्जाम? आप जिस समय एग्जाम होती है, आप जिला कलेक्टर को, जिला एजुकेशन डिपार्टमेंट को एम्पावर करो, पाबंद करो। इलेक्शन तो आप करवा लेते हो फेयर, आप ये क्यों नहीं करवा सकते एग्जाम फेयर? एनटीए क्यों नहीं करवा सकते फेयर? आप इतना बड़े बड़े काम कर लेते हो, जब करना होता है तो करते हो। अगर बोर्ड की एग्जाम हो रही है तो बोर्ड की एग्जाम भी पायस, पवित्र, एकदम फेयर एग्जाम होनी चाहिए। और फेयर एग्जाम हो गई, उसमें से मैं आगे जाके कह रहा हूं आपको, सत्रांक निकाल दो, सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल निकाल दो, ओनली थियरी के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनाओ। पहली स्टेज नंबर 1, लेयर नंबर 1, बोर्ड की ओनली जो थियरी की एग्जाम हुई है, जो आपने ली है, जो आपके कंट्रोल में है, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट तो स्कूल वालों के कंट्रोल में है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, स्कूल वाले तो धांधली करते हैं, कुछ भी नंबर दे देते हैं। या आपने एक्सेप्ट किया, ऊपर सर्कुलर दिया था, तो आप मत दीजिए ना उसके बेसिस पर। आप एग्जाम ले लो और उस एग्जाम के बेसिस पर आप जो है हमें असेस करो, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाओ, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप जो है पहला स्टेज कवर करो। और उसमें मैं क्या कहता हूं, जरा देखिएगा, मेरे बहुत फुल प्रूफ फार्मूला है। आपके पास अगर मेडिकल की 1 लाख सीट है तो बोर्ड मेरिट के बेसिस पे टॉप 5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट करो, 5 टाइम्स 5x। 1 लाख सीट है, 5 लाख स्टूडेंट बोर्ड की मेरिट पर आपने शॉर्टलिस्ट कर ली, वो फर्स्ट स्टेज होगी। उसके बाद सेकंड स्टेज पे आ जाइए। आपका नेक्स्ट है, देखिए 100% वेटेज टू थियरी पेपर्स मेरिट
यानी यूज ओनली थियरी मार्क्स। यहां पे जो मैंने लिखा है ना, मेरिट कैलकुलेशन, report internal and practical assessment separately while grading, appoint IAS, PCAS level officers as observers while board examination। जब बोर्ड एग्जामिनेशन होती है उनकी ड्यूटी लगाओ कि एग्जाम जो है फ्री, फेयर एंड बायस होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रिक्लासिफाई कोचिंग एज प्रोफेशनल सर्विसेज और उनके ऊपर हाईएस्ट जीएसटी लगाओ। अभी 18% है, 28 लगाओ, 36 लगाओ, 30 लगाओ, तो हाईएस्ट स्लैब ऑफ जीएसटी है वो लगाओ। अगर आप डिस्करेज करना चाहते हो, कोचिंग इंडस्ट्री तो मांग कर रही है कि हमारे पे जीएसटी हटा दो। कई बार जा के मिले हैं वो बड़े बड़े मंत्रियों से कि जीएसटी हटाओ। मैं कहता हूं हाईएस्ट स्लैब लगाओ जीएसटी की उनके ऊपर, अगर आप उसको डिस्करेज करना चाहते हो। एनईपी में 20 बार लिखा हुआ है कि वी विल डिस्करेज कोचिंग इंडस्ट्री एंड प्रमोट स्कूल एजुकेशन। एनईपी पढ़िया, मेरे पास है, प्रिंट किया हुआ है। उस एनईपी में कई बार लिखा हुआ है कि वी विल डिस्करेज कोचिंग इंडस्ट्री। करो ना, हाईएस्ट कोचिंग का स्लैब लगाओ ना जीएसटी का, आपके पास है पावर, यूज इट, करो ना। फिर है क्रिमिनलाइज द डमी एडमिशंस। मेरे जैसे कोई स्कूल अगर डमी एडमिशन लेता है तो उसको क्रिमिनलाइज। सिर्फ डीएफिलेशन क्यों, और सिर्फ स्कूल को क्यों, बच्चे को क्यों नहीं? जो बच्चा डमी है, स्कूल में आ नहीं रहा है, अटेंडेंस नहीं दे रहा है, आपके पास है ना लॉ कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, 75% अटेंडेंस का लॉ आपके हाथ में है ना। अगर वो नहीं दे रहा है तो बच्चे को क्यों नहीं पनिश करना है? स्कूल को डीएफिलेट कर रहे हो, व्हाई नॉट द स्टूडेंट? मैं तो चोरी में सहयोग कर रहा हूं, मैं चोर की हेल्प कर रहा हूं, चोर तो कोई और है, पेरेंट्स है, बच्चा है, चोर को छोड़ देते हो, चोर की हेल्प करने वाले मुझे डीएफिलेट कर देते हो आप। सीबीएसई, व्हाट इज दिस? ये जो मिसयूज ऑफ लॉ एंड पावर है वो नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्रिमिनलाइज द डमी एडमिशंस, देन अ फेथफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। खाली दिखावे का, जिसको मैं कहता हूं हाथी के दांत हैं, खाने के दांत तो कोचिंग वालों को दे रखे हैं, हाथी के दांत हमको स्कूल वालों को दे रखे हैं। ये झुंझुना है, बजाओ एनईपी एनईपी, और खूब सारे सेमिनार करो, खूब वर्कशॉप्स करो, खूब भाषण दो, खूब आप टॉक करो, खूब पैनल डिस्कशन करो और बड़ी बड़ी बातें करो। कर रहे हैं यहाँ पे तो छोटी छोटी बातें, यहाँ पे रूट कॉज की बातें, यहाँ पे शायद मीठी बातें नहीं है, यहाँ हो सकता है कड़वी बातें हो, मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आ रही हो, लेकिन मैं तो सच्ची बात करूंगा। मीठी बातें वहां है, सच्ची बातें यहाँ पर है ना। तो फेथफुली ये जो इंप्लीमेंट करो 2020 की पॉलिसी जो है, रियल सेंस में इंप्लीमेंट करो। किसने रोका है आपको? उसमें बार बार लिखा है कि कोचिंग इंडस्ट्री को डिस्करेज करेंगे। फिर उसके बाद आके कंसिक्यूटिव नेशनल एग्जामिनेशन रिफॉर्म कमीशन, एक कमीशन बनाओ, पूरी एक बढ़िया अच्छी एम्पावर्ड कमेटी बनाओ और वो आपको सजेशन दे कि क्या करना चाहिए। और हमने देखो 3 tier सिलेक्शन फार्मूला है, अ मेरिट लिंक्ड फ्रॉड रेजिस्टेंट सिस्टम इंस्पायर्ड बाय एनडीए, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई मॉडल्स। एनडीए के बारे में कितने लोग जानते हैं? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें एग्जामिनेशन जो होती है उसमें मैथमेटिक्स सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग और उसका जनरल नॉलेज सब चीजें उसमें आ जाती है। एक पेपर होता है बहुत रोबस्ट, बहुत अच्छे लेवल का पेपर होता है, यूपीएससी लेती है उसको, और वो पेपर होने के बाद में बच्चे को फिर एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं, कई जगह पे साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसका फिजिकल होता है, उसका मेंटल होता है, और स्क्रीनिंग करके बच्चे को वो सिलेक्ट करते हैं। एनडीए में आप मुझे एक बात बताओ जरा, थोड़ा सा मेरी बात को इमोशनली सोचना, बहुत इमोशनल बात करने जा रहा हूं मैं। एम्स हिंदुस्तान के मेडिकल का बादशाह है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसके मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन होता है नीट के थ्रू। पहले उसकी अलग एग्जाम होती थी, अब नीट से ही एम्स में एडमिशन होता है, और एम्स में सरकार पूरा फंडिंग करती है, बच्चा फ्री में पढ़ता है, बच्चे को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। जैसे कहते हैं ना कि मेडिकल करनी है तो करोड़ों रुपए की फीस लगती है, नॉट इन एम्स। हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, फ्री। 50% सीट्स आर फ्री, 50% सीट्स आर पेड। जो नए मेडिकल कॉलेज खुले उनमें भी
50% सीट पे तो आप फीस ले सकते हो, वो भी रीजनेबल है। बाकी 50% सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर फ्री। एम्स जैसी प्रेस्टिजियस संस्था, मेडिकल कॉलेज, जिसमें डॉक्टर को आप 5 साल की 7 साल की ट्रेनिंग दोगे फ्री, और फिर जिंदगी हवाले करोगे मेरे देशवासियों की। मेरे देश वालों को डॉक्टर बन के आप उसको जिंदगी दे दोगे एम्स पास करने के बाद, और उसमें एंट्री कैसे करवाओगे? एक नीट एग्जाम के थ्रू, जो कभी भी पेपर आउट हो जाता है, जिसके कभी भी सेंटर हाईजैक हो जाते हैं, जिसमें कभी भी ओएमआर शीट बदल दी जाती है, जिसमें जो चीटिंग आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते वो सारी चीटिंग होती है। फिर रुपए दे के सारे काम होते हैं। ऐसी जगह पर आप फ्री में बच्चे को भेज रहे हो, फ्री सीट के लिए 5 साल ट्रेनिंग दे रहे हो, और उसके बाद लोगों की जिंदगी हवाले कर रहे हो, और एग्जाम का स्टैंडर्ड वैसा जैसा अभी हो रहा है। क्यों नहीं करते एनडीए की तरह 3 लेयर फार्मूला? फर्स्ट स्टेज मैंने बताई आप लोगों को, तो कोर प्रिंसिपल ऑल 3 tier based only on 12th NCERT syllabus to remove dependence on expensive external coaching। 12th में जो पढ़ाया उसी की एग्जाम लो, बोर्ड की भी, उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड लेयर एग्जाम जिसकी मैं बात करूंगा अभी, वो भी उसी सिलेबस पे लो जो मैंने 12th में पढ़ाया है। मेरा सिलेबस नहीं है, एनसीएफएम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उन्होंने सिलेबस बना के दिया, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग लगे थे, तब जाके मेरा 12th का सिलेबस बना। और उस सिलेबस के बाद आप नीट की जो एग्जाम लेते हो, जेई की एग्जाम लेते हो, उसमें पता नहीं कुछ और पूछ रहे हो, उसका लेवल अलग है, उसका क्यों? जो आपने पढ़ाया नहीं उसके एग्जाम क्यों ले रहे हो नीट में, जेई में? या तो उसको पढ़ाओ, पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो जबरदस्ती घुसे हुए हैं। हमने तो सोसाइटी, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके सरकार का काम कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है, ये काम सरकार का है। तो वो पढ़ाओ ना जो आप एग्जाम ले रहे हो। तो सिलेबस मस्ट बी एनसीईआरटी सिलेबस। एंड यहां पे टियर 1 मैंने बता दिया, 12th बोर्ड मेरिट, इनिशियल स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्ट 5x 5 गुना बच्चे ले लो जितनी आपके पास सीट है, और इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस, फुल सिलेबस कवरेज, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आईएएस पीसीएस ऑब्जर्वर्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जाम पास हो गई, सिर्फ थियरी के मार्क्स के बेसिस पे एग्जाम ले ली, उसकी मेरिट बना दी 5 टाइम्स, आपने सिलेक्ट कर लिए बच्चे। फिर उसके बाद टियर 2 आ जाएगी। जेईई जिस तरह से होती है कंप्यूटर बेस्ड, रैंडम क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्रिंटेड पेपर नहीं होते। सेंटर पे जाओ, सबके पेपर अलग अलग होंगे, अलग अलग बैचेस के पेपर अलग अलग, किसी को नहीं पता क्या आने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड लो जो अब की बार नेक्स्ट ईयर के लिए अनाउंस हो चुकी है, नीट के लिए ये अनाउंस हो चुकी है कि नेक्स्ट ईयर द एग्जामिनेशन विल बी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड होगी। तो वही एग्जाम ले लो सेकंड ईयर में। किसकी ले लोगे? सिर्फ 5 लाख की, जो फर्स्ट लेयर से सिलेक्ट होकर के आए हैं उनकी सिर्फ लो। आपको 24 लाख क्यों चाहिए एग्जाम लेने के लिए? 24 लाख बच्चे सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री को फायदा देते हैं। सिलेक्शन होता है सिर्फ 1 या 2% का, बाकी 24 लाख उनके बैंकर है, रैंकर तो बहुत कम होते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज, रैंकर्स एंड बैंकर्स। तो यहां पर सिर्फ 24 लाख नहीं, मैं कहता हूं 5 लाख बच्चे ये एग्जाम दे लो कंप्यूटर बेस्ड। ये सेकंड हो गई लेयर। फिर आती है थर्ड लेयर, एंड टियर 3 इज नीट एडवांस्ड पेन एंड पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर लो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां से आपने फिर 2 गुना निकाल दिए। टियर 2 में आपने 2 गुना निकाल दिए, सिर्फ 3 टाइम्स, यानी 1 लाख सीट है तो 3 लाख की आप ले लीजिए। कौन सी एग्जाम? थियरी, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ले लीजिए, एंड टेस्ट कंप्लीट उसका जो भी नॉलेज चेक करना है, जैसे आपकी यूपीएससी में एग्जामिनेशन होती है मेंस एंड एक तो होती है उनकी प्रीलिम्स बोलते हैं उसको, प्रीलिम, एंड एक होती है मेंस, डिस्क्रिप्टिव होती है ना, यूपीएससी में शायद उसको मेंस बोलते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो मेंस एग्जाम की तरह डिस्क्रिप्टिव लीजिए ना। 3 लाख लोगों की कॉपियां चेक करनी है, इतने हैं हमारे पास एक्सपर्ट्स, 3 लाख लोगों की कॉपियां चेक कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव।
अभी भी तो करते हैं कि नहीं? इतनी सारे बोर्ड के बच्चों की होती है, कितने लाख बच्चे होते हैं, 18 लाख 20 लाख बच्चे होते हैं, उनकी भी तो कॉपियां चेक करते हैं, ये भी चेक हो जाएगी थियरी की कॉपी। और ईच टीयर प्रोग्रेसिवली नेरोज डाउन, पहले 5 लाख फिर 3 लाख, और यहां पर 3 लाख में से मेरिट बनाओ, और मेरिट क्यूमुलेटिव तीनों एग्जाम्स की। बोर्ड के मार्क्स का 33% वेटेज, 33% वेटेज टीयर 1 एग्जामिनेशन का जो कंप्यूटर बेस्ड हुई थी, और इसका 33, यानी तीनों एग्जाम का मिला के क्यूमुलेटिव ज्वाइंट मेरिट लिस्ट बनाओ। और अगर ऐसा हुआ तो बच्चा एक में चीटिंग कर लेगा, 2 में कर लेगा, तीनों में एक साथ एक बच्चा कैसे चीटिंग कर लेगा? आप मुझे बताओ तो सही। बोर्ड में कर लिया तो टीयर 1, उसके बाद सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड हुई, उसमें नहीं कर पाएगा, फिर कर ली तो थर्ड लेयर में नहीं कर पाएगा। ये रोबस्ट सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम है, प्रूवन एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है, और 3 एग्जाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ली जा सकती है। आप लेके तो देखिए, ये देखिए, फ्रॉड रेजिस्टेंट कोचिंग इंडिपेंडेंट मॉडल रिमूव्स कोचिंग डिपेंडेंसी इन ऑल एग्जामिनेशन, और उसके बाद है फ्रॉड रेजिस्टेंट फनल ऑफ 5x 3x एंड चीटिंग ऑल 3 particularly impossible, practically तीनों में एक साथ चीटिंग होना पॉसिबल नहीं है। डुअल फायरवॉल अगेंस्ट लीक्स, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट सिक्योर्ड। ये सब आप अगर करते हैं तो ये फॉर्मेट आपका सक्सेसफुल फॉर्मेट है। थोड़ा सा विल पावर की जरूरत है, थोड़े से मेहनत की जरूरत है। दिस कैन बी पॉसिबल एंड दिस कैन बी डन। और फिर है व्हाई 3 tier formula works, a fraud resistance coaching independent model, transparency, uniformity, computer scanned, जो अभी सीबीएसई में थोड़ा ओएसएम फेल हुआ है, लेकिन सिस्टम अच्छा है। अगर सही तरीके से किया जाए तो आज के जमाने में जब हम एआई की और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कॉपियां चेक हुई थी, आपके यहाँ भी कॉपी चेक हुई होगी, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जितना इसको बनाया गया, जो गलतियां हैं वो सुधारी जा सकती है। स्कैन कॉपी से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले सकते हो। टाइम टेस्टेड मॉडल एनडीए, और इसकी तरह से ये भी है ना। व्हाई द 3 tier formula works, मैंने बता दिया कि देखिए यहां पर आप देखिएगा कि 5x 3x और फाइनल फनल ensures that promising all the 3 tiers simultaneously is practically impossible। सब में चीटिंग होना एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल फायरवेल इज पॉसिबल। तो इसको फेज वाइज लागू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक लागू कर दो, इसको फेज वाइज लागू करो। फर्स्ट फेज में आप कुछ करो, फिर सेकेंड फेज में कुछ करो, थर्ड फेज में करो। इस तरह से 30-47 तक आप इसको कर सकते हो। फेज वाइज सारी चीजें करें। इन स्कूल्स रिकमेंड अभी, अब देखिए मैं लास्ट में कंक्लूजन अब आ गया है मेरा, वहां से मुझे सिग्नल कर रहे हैं कि टाइम ओवरलैप हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम हुआ। लेकिन व्हाट विकसित भारत 2047 डिमांड्स इज इफ द स्कूल्स रिमेन डमी एंड मेरिट इज आउटसोर्स्ड। हमने अपनी मेरिट किसी और को आउटसोर्स कर दी, एनटीए को या कोचिंग इंडस्ट्री को। इंडिया गोल्स ऑफ विकसित भारत एंड विश्व गुरु भारत फेसेस फॉर्मिडेबल बैरियर्स। रिस्टोर बोर्ड मेरिट, ये सबसे बड़ा हमारा आज का यहाँ होना चाहिए कि बोर्ड मेरिट को रिस्टोर करो, बोर्ड को वेटेज दो, तब जाकर के सब कुछ सॉल्व होगा और तब हम कुछ कर पाएंगे। रिस्टोर स्कूलिंग, रिस्टोर फेथ एजुकेशन सिस्टम पे, फॉर्मल एजुकेशन पे, जो रियल एजुकेशन है जिसकी हम अंदर बात कर रहे हैं। यानी अगर कॉम्बिनेशन करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और विकसित भारत को लेके जाना है तो वो स्कूल में ही हो सकता है, नॉट इन कोचिंग। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? क्या कोचिंग से एक बच्चा पढ़ करके विकसित भारत बना सकता है? वहां फेलियर ज्यादा है, वहां टेंशन ज्यादा है, वहां सुइसाइड ज्यादा है, यहाँ नहीं है। चाइना बन जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। हाँ, तो ये तो वर्कशॉप के लिए क्वेश्चंस थे जो मैंने खुद प्रैक्टिस किए थे कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। निशा की अपील है, हमारी अपील है, प्रिपेयर फेज्ड एक्शन प्लान टू रिप्लेस द सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट लिंक्ड 3 tier system, board merit based admission, restore the formal schooling system that supplies India's doctors, engineers, soldiers, civil servant and what not। हम क्या क्या नहीं बनाते, हम कहते हैं ना कि हम ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, हम सब कुछ बना सकते हैं। हम डॉक्टर और इंजीनियर भी बना सकते हैं। हम नहीं बना सकते क्या डॉक्टर इंजीनियर? हमारे यहाँ एक फेज ऐसा आएगा जब सिर्फ मेरिट, बोर्ड की मेरिट के बेसिस पे मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होंगे जैसा होते थे। आज के 12-15 साल पहले बोर्ड की मेरिट पे होते थे। हमारे तमिलनाडु के जो विजय चीफ मिनिस्टर है वो तो आज भी कह रहे हैं कि 12th बोर्ड के ऊपर, मेरिट के ऊपर एडमिशंस दो।
ये वो कह रहे हैं। तो अब विकसित भारत कैनॉट बी बिल्ट ऑन कॉम्प्रोमाइज्ड मेरिट, जुगाड़ की मेरिट अभी चल रही है और उस जुगाड़ की मेरिट से भारत विकसित नहीं हो सकता। द कंट्रडिक्शन, द स्ट्रक्चरल मिसमैच बिटवीन स्कूल एग्जिट क्राइटेरिया एंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस स्टैंडर्ड, यानी मेरी एग्जिट और वहां की एंट्री जब तक अलाइन नहीं करेगी, मेरा एग्जिट सर्टिफिकेट वहां के एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरी एग्जिट यानी 12th की मार्कशीट वहां की एंट्री के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, बोर्ड का वेटेज होना चाहिए, तभी विकसित भारत बनेगा। तो ये मेरा आप सबको सबमिशन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। आपने मुझे बहुत प्यार से सुना और आपके जो मुझे मिल रहे थे एक्सप्रेशंस मेरे लिए एनकरेजिंग है, मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की, जो मेहनत की, वो सफल हुई है। और आपसे सबसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगा तो इसका वीडियो भी हम बनाएंगे और आप तक भेजेंगे। प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करें। और जहाँ तक एनी क्वेश्चन प्लीज, यस प्लीज। सर, जितना आपने बोला, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में ये चीज इम्प्लीमेंट होगी या ये सिर्फ ऐसे बातों में ही रह जाएगा? Like as I am a child, like I have a daughter who is in class 10. तो I'm just thinking कि क्या आगे फ्यूचर में ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। like क्या हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों में? देखिए, सरकार और दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है, उसके कान थोड़े कमजोर हैं। मैं पिछले 7 साल से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत सुनने लगी है, वहां तक मेरी बात पहुंच रही है। और दूसरी बात, मेरे साथ सुर में सुर मिला करके बोलने वाले भी बहुत हो गए। अंजना ओम कश्यप बोल रही है, कोचिंग के खिलाफ बोल रही है, स्कूल्स के फेवर में बोल रही है। अश्विनी उपाध्याय कोचिंग के बारे में खूब बोल रहा है। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ जाते जाते खूब अच्छा बोल गए थे स्कूल्स के बारे में और कोचिंग के खिलाफ। शायद इसीलिए उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लॉबी है। तो देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि लड़ाई आपकी किसी बहुत ताकतवर से है, लेकिन ताकतवर से है इसीलिए लड़ने में मजा है। और लड़ो, आप लोग आओ, अपने हक के लिए लड़ो। हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल जरूर। मैं तो मेरे कई साथी मुझे कई बार कहते हैं, मोदी जी बहुत बड़ा पंगा ले रखा है। बहुत मैंने कहा पंगा तो ले रखा है, लेकिन ये पंगा लेने लायक है। मेरे जीते जी नहीं हुआ तो मेरे बाद हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, ये मुझे पूरा विश्वास है। होगा, क्योंकि ये होना चाहिए। ये नहीं होगा तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मेरा एक शिक्षा के नाम से मेरा अपना YouTube चैनल है और Facebook पेज भी है। अगर आपको लगे कभी तो लाइक, शेयर, फॉरवर्ड कर देना और बेल आइकन भी बजा देना। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। यस प्लीज सर, बहुत ही अच्छा सेशन और बहुत सी वो चीज़ें जो माइंड में कई सालों से घूम रही हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ छोटी सी शेयरिंग दूंगी कि IIT मंडी SCRT दिल्ली की तरफ से जब एक हमारी ट्रेनिंग हुई, हम लेक्चरर मैथ्स इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, तो वहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि सर आपके यहाँ आने के लिए जो सिलेबस है और जो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आती हूँ और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके एस्पिरेशंस होते हैं, इसमें बहुत बड़ा गैप है। वो क्यों है, कहाँ कैसे फिल होगा, उस पर थोड़ा सा काम किया जाए। तो आज उसी पर आपने बहुत सारी चीज़ें सर कवर करी हैं। तो इसमें सर अगर हम इस मुहिम में, हम ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो जुड़ना चाहते होंगे, तो उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा करते हैं। आई थिंक वो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो अपने अपने सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। एंड देयर आर मेनी सच एजुकेटर्स हु आर रियली वरीड एंड बॉदर्ड अबाउट इट। आप छोटा सा काम करें, गूगल पे आप डॉक्टर दिलीप मोदी आप डाल दें, तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा बहुत दिखाई देता हूँ और मेरे नाम से अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो देयर आर मल्टीपल दिलीप मोदीज
लेकिन मेरा नाम भी मिल जाएगा आपको, मेरी फोटो भी मिल जाएगी। और अगर आप दिलीप मोदी वर्ल्ड स्कूल या झुंझुनू डाल दोगे तो फिर सीधे मेरे पास पहुंचोगे। और फिर उसमें जितने भी है, क्योंकि मैं सब सोशल मीडिया के नाम यहाँ पे बताऊं या लिंक बताऊं तो पॉसिबल नहीं है। शिक्षा करके मेरा चैनल है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, उस पर बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत क्रिएटिव्स हैं। मैंने 17 वीडियो बना के डाले हैं अभी लेटेस्ट, AI की हेल्प से। बहुत क्रिएटिव वीडियोस हैं, वो भी कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर ही है सारे के सारे। मैं तो हाथ धो के लगा हुआ हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ। In this, can you give polls also to us? Sorry? As teachers, as educators? Sorry? Can you take polling of the educators in your platforms? Polling. In polling? Yeah, polling. Yes, very good suggestion. Yes, it can be done. It has to be done, please. Because if we Yes. do that, that would be. That would be then views भी बढ़ेंगे और engaging होगा, engagement बढ़ेगा। You're right. ये विकसित भारत पहले 25 में होना था, 24 में, 25 में या अब ये सब 47 हुआ है। देखो 47 तक में तो हम लोग नहीं रहे। मैं तो नहीं रहने वाला हूँ 47 तक, ये तो मेरी गारंटी है कि आई वोंट बी देयर टिल 47। लेकिन मुझे पता है कि उस वक्त तक कागजों में, नारों में तो हो जाएगा, लेकिन असल में नहीं होगा। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर द पास्ट 10 years एंड देन 1 या 2 आदमी इनको सुनते थे, 10 आदमी सुनते थे, 20 आदमी सुनते थे, आज हम सब सुन रहे हैं। और सोशल मीडिया, और मैं इनको बार बार कहता था, थ्रेट रियल है। आई विल नॉट नेम, आई विल जस्ट से कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नाम सुना है आपने, है ना? तो उनका एक एजुकेशन मिनिस्टर है जो सबसे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग सेंटर से, उसका क्या बिगाड़ दिया? कोई गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस, नो वन इज सीरियस। हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा रिस्की है, मैं इनको बार बार बोला भी है। लेकिन आज इस स्टेज पे पहुंचे कि ऑल थैंक्स टू हिम एंड वी मस्ट सपोर्ट हिम फॉर आवर सेक, नॉट फॉर हिज सेक। I also want to add something. I had listened to many of the lectures. This is the only one that I think nobody got bored and nobody saw the board. सर बहुत सारे क्वेश्चन है सर। हमारे जितने टैलेंटेड टीचर्स हैं ना, वो सब कोचिंग की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइट एंड द मनी दैट दे आर गेटिंग। तो टीचर्स को कैसे हम मोटिवेशन की तरफ लाएं कि ताकि वो जो है सी that the real impact is in school when they are teaching, not in coaching. देखिए, इसमें बहुत सारी लेवल पे काम करना पड़ेगा। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अब पेरेंट्स में, सोसाइटी में अवेयरनेस आई है। मैं पिछले 6-7 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग इसी विचारधारा के और जुड़े हैं, मिले हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो पॉलिसी में है। वी हैव टू वर्क ऑन पॉलिसी मैटर्स। जब तक हम पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं करवाएंगे, वो तो वहां जाकर के जब हम एजुकेशन सेक्रेटरी से बात करते, सब लोग चाहते हैं, पेरेंट्स को हम जबरदस्ती थोड़ी भेज रहे हैं कोचिंग में, बच्चे कोचिंग में जाना चाहते हैं। तो ये सब तो देखो हो रहा है। हमारा इंडिया कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी के भी बहकावे में आ जाता है। कोई चिट फंड अगर चलाता है, कोई मनी मल्टीप्लाई की स्कीम लेके आता है, या कोई बाबा मेरे जैसा अगर कहीं अच्छे मंत्र पढ़ लेता है, तो उसके पीछे जनता हो जाती है। तो ये तो है हिंदुस्तान में। लेकिन अब वो कोचिंग इंडस्ट्री की डुगडुगी अच्छी बज रही है इस समय, लेकिन उस डुगडुगी की बजाय हमारी डुगडुगी जरा जोर से बजाओ। हम लोग अगर मिलके थोड़ा डुगडुगी जोर से बजाएंगे तो हमारी तरफ आएंगे। हमने इसके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। अभी मेरे स्कूल में हमने एक नई स्कीम शुरू की है, यस यानी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल। हमने एक नया शुरू किया है जो कोचिंग इंडस्ट्री को साइड में करते हुए बाकी बहुत सारे 360 डिग्री डेवलपमेंट कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एफिलिएटेड है, हम लोग उनको शेयर मार्केट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आईपी मैट करवा रहे हैं, उनको क्लैट करवा रहे हैं। मतलब कुल मिला के मेडिकल और इंजीनियरिंग से हट के हम सब कुछ करवा रहे हैं। उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट है। वी हैव गिवन देम द ऑप्शन। आप ऑप्शन तो दीजिए ना, आप उनको बताइए तो सही कि देयर आर 20,000 कैरियर ऑप्शंस सिर्फ मेडिकल और मेडिकल इंजीनियरिंग बुरी तरह से सैचुरेटेड हो चुका है। ये मैंने वीडियो एक साथ 17 वीडियो का पूरा पैकेज बना करके डाला, मेरा नहीं है, वो सारे एक्सपर्ट्स लोगों का है। 17 वीडियो मैंने डाले थे जो ये क्लियरली कह रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, आज अगर कोई बच्चा मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाता है तो 6-7 साल बाद जब वो आएगा तो सड़क पे मिलेगा, किसी ऑफिस में नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा उसको।
मैं आपको With these words, thank you very much.